नमस्कार जय भारत। कैसे हो भाई? चलिए। क्या हुआ था? आखिरकार क्या हुआ था? चलिए आ जाओ फटाफट जल्दी से। सबको इंफॉर्मेशन मिल गई थी क्लास की ना? चलिए चलिए चलिए। सुबह अलार्म नहीं बजा था भैया। अलार्म बजने से इनकार कर दिया। एक आदमी ने फोन किया था, पता नहीं कौन है वो आदमी, उसको ढूंढ रहा हूं मैं। उसी वक्त उसने फोन किया था भाई साहब, जिस समय अलार्म बजना था। उसको फोन लगाऊंगा एक बार अभी मैं, कूटूंगा पकड़ के। चलो, तुम लोग को रात की क्लास बढ़िया लगती है इस टाइम की? परमानेंट चेंज कर देंगे तुम्हारी क्लास? ठीक, चैट बंद करें एक बार जल्दी, सब लोग मोटा दिखा दो भाई। कट 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 मोटा दिखाओ। अब सब सही? एवी क्लियर? एवी लिख दो जल्दी से। 0.7 नहीं था? चलो चलो भाई, चैट बंद हो रही, काम चालू। देखो, सवाल जो मेरे को याद है कि मैंने आपको सवाल जो लगवाया था, ये डन हो गया था। इस स्लाइड में 1 नंबर भी डन है, 2 नंबर भी डन है, 3 नंबर भी डन है, उसके बाद 4 नंबर भी डन था और 5 नंबर भी डन था। हाँ भाई, जल्दी से मेरे को, मैं एक बार चैट एनेबल कर रहा हूं और जल्दी से मेरे को बताना 5 नंबर तक सब डन था? यस, 6 करवाना था, ये करवाना था, है ना? चलो ओके, पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 6। 10 liter solution of acetic acid at the concentration of acetate and equal to 10 to the power minus 5 mole per liter. Find out pH. करो। कोयना मोहित सिमरन। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। एसिटिक एसिड जब आप पानी में इसको फेंकते हैं तो ये बनता है और प्रोटॉन बनता है। फिर ये सी में से अगर ये सी अल्फा जाएगा तो ये सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। फिर बताइए, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो स्टेट एन का जो कंसंट्रेशन होगा और जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होगा वो दोनों इक्विलिब्रियम पे सेम हो जाएंगे, सी अल्फा।
और जब दोनों सी अल्फा हो जाएंगे, दोनों में से अगर आपको एक पता दूसरा अपने आप पता है, स्टेट एंड का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ, तो यानी कि दोनों बराबर है इसके। अब अगर आपको सीधे ये दे दिया कि प्रोटॉन इतना है, तो सी अल्फा जान के क्या कर लोगे, सी अल्फा का मल्टीप्लीकेशन बता दिया इतना है, तो खत्म हो गया। अगर प्रोटॉन है 10⁻⁵, तो पीएच है 5। कितना समझ में आ गई? फटाफट मुझे दिखाई, आगे बढ़े। सात नंबर फटाफट दिखाया करो, 10 सेकंड में सब लोग। हाँ, कह रहा वॉल्यूम का क्या होगा। हाँ भाई बताओ भैया, चाचा वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम क्यों दिया है फिर? बनाने के लिए। कह रहे क्या? वो मैं यहां नहीं बता सकता, ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं ना। ठीक है, बनना नहीं है, इतना समझ लीजिए, बनना नहीं है, बाकी आप सब समझदार है। तो ये जो है वॉल्यूम ऐसे दिया बनाने के लिए, कोई रोल नहीं भैया। आप बताओ, जब आपको कंसंट्रेशन ही मिल गया है ना, कंसंट्रेशन मिल गया, तो वॉल्यूम का क्या रोल है? क्या फिर कंसंट्रेशन निकालने के लिए चाहिए होता है वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। आपको डायरेक्ट अगर वो कंसंट्रेशन दे रहा तो खत्म हो गया भाई, वॉल्यूम कितना भी हमें क्या मतलब है, कंसंट्रेशन तो इंटेंसिव है ना, 10 लीटर हो चाहे 50 लीटर, हमें क्या मतलब उससे, मोलैरिटी तो यही रहेगी। अच्छा, इसमें अगर आपको मन करा नहीं मेरे को वॉल्यूम का रोल कराओ ना प्लीज, प्लीज वॉल्यूम का रोल करा दो ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ H+ आयंस। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया उसने नंबर ऑफ H+ आयन बताओ, तो अब आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। सवाल वही देखिए, देख लीजिए, कंसंट्रेशन आपको मिल गया, वॉल्यूम आपको 10 लीटर जो दिया, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब क्या पूछा है, कितने आयंस। तो वॉल्यूम इतना है तो कम आयन होंगे, इतना है वॉल्यूम तो ज्यादा आयन होंगे, क्योंकि मोलैरिटी सेम रखनी है, गाढ़ापन सेम है। तो अगर आप वॉल्यूम बदलेंगे तो अब आयंस की संख्या उसके हिसाब से बदलेगी। तो बताइए, आपको पूछा नंबर ऑफ H+ आयंस, तो आप क्या करेंगे, H+ कंसंट्रेशन ये है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 10 लीटर, मोलैरिटी में अगर आप वॉल्यूम लीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। तो मोलैरिटी है 10⁻⁵, वॉल्यूम है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴। इतने मोल्स हो गए। अभी भी आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिए। 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं, याद आया कुछ मामला मोल कंसेप्ट? 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं, तो 1 मोल प्रोटॉन में Na प्रोटॉन हो गए। ठीक, जिन्होंने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो 10⁻⁵ 4 मोल अगर आपको दिए तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें, Na, तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस, किसके, प्रोटॉन के। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 6 इसकी वैल्यू लगा दो यहां पे, 6.02 10⁻23, और इसे मल्टीप्लाई कर दो कितना, 10⁻⁴। सारे स्टेप लिख दे रहा हूं, कोई पैदल लोग भी हो तो उनको भी समझ में आ जाए सब कुछ। सबका ख्याल रखता हूं मैं पूरा, है ना। देखिए करे कितने अच्छे हो तुम, इतने आयंस मिल गए लो H+ के। कितना समझ में आ गया भाई? तो आपको अगर बहुत मन कर रहा है कि नहीं वॉल्यूम का रोल करें, तो बना सकते हैं सवाल। देखिए ये अच्छा सवाल बन गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो गया ये मामला, थोड़ा मोल कंसेप्ट भी यूज हो गया। क्लियर? फटाफट नंबर दिखाया करो भाई जल्दी से। हाँ लेकिन 0.7.70 नहीं, तो ये तो सही है, कुछ भी हो जाए भाई साहब, 0.7.70 नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, स्लाइड नंबर, ओ माय गॉड सो टेक्निकल। लो स्लाइड नंबर लो, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, चलो आगे बढ़े। बहुत सही, चलो
आगे बढ़ो भैया, स्लाइड नंबर 3 लगाओ सवाल जल्दी से वाला। चलो भैया वाला सवाल लगाओ जल्दी से। खींचो। पोलिंग करा रहे हैं, लगाओ जल्दी लगा लो। 10 सेकंड रुक जाते हैं, 10 सेकंड लगा लो फिर पोलिंग शुरू करो। क्या 10 सेकंड गिनते कैसे हो? टक 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 ऐसे। हो गया? चलो पोल। उनतालीस % का सही हुआ है। कोई ना सिमरन मोहित, देखो स्लाइड नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहा है पीएच 10 है, NH4OH का सोल्यूशन है, 10 लीटर का सोल्यूशन है। 10 लीटर, लीटर कर लेने आप, इतना समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, तेज तो हैं। देखिए इस बार अमाउंट पूछा है, तो बताइए मेरे को, पहले बताइए अमाउंट अगर पूछा है अमोनियम आयन का, तो क्या इस बार वॉल्यूम का रोल है या नहीं है? पहले तो ये बता दो, चलो बताओ, यस और नो। इस बार है, समझ में आ रही बात? जब भी आपको नंबर पूछा जाए तो वॉल्यूम का रोल आ जाएगा ना। अमाउंट आपने इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, उससे वॉल्यूम कितना लिया, उससे आयंस पे फर्क पड़ेगा, मोलैरिटी फिक्स हो चुकी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो NH4OH को जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, ये C, ये जीरो, ये जीरो, फिर ये C में से जाएगा C अल्फा, तो ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। तो ध्यान दीजिए, जब इक्विलिब्रियम आएगा T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T1, जब T इज इक्वल टू T1 पहुंचेंगे और इक्विलिब्रियम आएगा तो उसमें दो व्यक्ति बराबर हो जाएंगे। कौन कौन? अमोनियम आयन और OH नेगेटिव, और इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी Cl। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आपको पीएच दिया हुआ इक्विलिब्रियम पे है, जो भी दिया जाता है डेटा देखिए इक्विलिब्रियम पे दिया जाता है। पीएच अगर 10 दिया तो पीओएच कितना हो गया? 4, और पीओएच अगर 4 हो गया तो OH नेगेटिव कितना हो गया? 10⁻⁻⁴ मोलर। तो बताइए ये दोनों इसके बराबर हो गए, इसका अमोनियम आयन भी इतना ही होगा क्योंकि अमोनियम OH के बराबर है। तो इससे पता चल गया कि अमोनियम आयन भी इतना ही होगा। फिर कितने मोलर? 10⁻⁴ मोलर। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए? उसका अमाउंट, वो भी किस में? मिलीग्राम में। तो पहले ग्राम में निकाल लो, मिलीग्राम में तो निकाल ही लोगे फिर। तो क्या करें देखो, आगे आगे काम ये करें कि भाई अमोनियम आयन कंसंट्रेशन को बराबर कर दो। मान लो इसका मास x ग्राम है, मान लो इसका मास x ग्राम है, तो इसकी मोलैरिटी कैसे लिखोगे? x अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास कितना लगाओगे? इसका दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? कितना डिवाइड करें बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कितना डिवाइड करें। देखो आगे 35, 30, 18 डिवाइड करें भैया, 6 से उतरिए, शाम होने को है ना? लेकिन आप चढ़े बने भैया छत पे, कह रहे वो फिर क्यों दिया है? अच्छा, दो चार के तेज दिमाग में सवाल कौन दिया होगा कि भैया वो क्यों दिया है, फिर कौन? तो छत से उतरिए भैया, धूप चली गई है ना? खेल को समझिए। खेल से याद आया, आज स्टेटस डाला है, पढ़ा आपने? आपको खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। समझ पा रहा है? नया है, कई लोगों को समझ में नहीं आया। आप सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, रिपीट, कितनों समझ में नहीं आया? आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। समझ रहे हैं? आप कह रहे पतंगे क्या होती है, ये नहीं समझ में आ रहा था लोगों को, तो भैया उसके लिए दिमाग चाहिए। देखो सुनो, अब छोड़ो, इधर लगाओ।
देखो अमोनियम आयन का अमाउंट मान लो आप x ग्राम है, ठीक है, तो भैया मोलर मास अमोनियम आयन का डिवाइड करोगे NH4OH का थोड़ी करोगे। ये x किसका मास है? अमोनियम आयन का, तो मोलर मास भी किसका होगा? अमोनियम आयन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, H1 होता है, तो 1 इंटू 4, 14 प्लस 4 18। कहने ये क्यों दिया है? फिर से वही बनाने के लिए, इस बार भी आपको बनना नहीं था। समझ पा रहे हैं? समझ गए ना क्या नहीं बनना? पिछली बार भी नहीं बनना था, इस बार हर बार कुछ देता हूं बनाने के लिए, तो इस बार ये फर्जी दिया हुआ है। ऐसे ही कई लोग जोश में डिवाइड कर देते हैं, लो हो गया। और वॉल्यूम का रोल है भैया, 10 लीटर डिवाइड करोगे तो ये मोलैरिटी आएगी। समझ में आएगी बात? चलो अब सॉल्व कर लो। देखो गिवन मास आपने इसका मानना है अगर x, तो मोलर मास भी इसी का लगाओगे ना, NH4OH का थोड़ी लगाओगे। तो गिवन मास x किसका? अमोनियम का। मोलर मास NH4 प्लस का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ये आ गई मोलैरिटी। और बताओ मोलैरिटी किसके बराबर कर दोगे? 10 टू द पावर -4 मोलर के। जैसे ही बराबर करोगे यहां से x सॉल्व हो जाएगा, और x हमने क्या माना था? गिवन मास ऑफ अमोनियम निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करो, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं। देखो 18 उधर आ जाएगा, ये 10 उधर पहुंच जाएगा, तो 18 इंटू 10 पावर -3 ग्राम अमोनियम आयन। अब बताओ इतने ग्राम अमोनियम आयन है तो मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लोगे? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1000 मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मल्टीप्लाई करोगे गायब हो जाएगा, तो 18 मिलीग्राम। ये सही जवाब था। तो थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज किया था उसने सवाल में, कई लोग इसमें गलती कर डालते हैं। कितने लोग समझ में आ गया? 10 सेकंड में सब लोग तोड़ डालिए जल्दी से। यस, क्लियर? चले नेक्स्ट, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल को देखिए और बताइए कि ये सवाल पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 का है। ये सवाल पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 का है? तो ये भैया पार्ट 1 का सवाल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ पा रहे? तो अचानक से वो ऐसा भी सवाल दे सकता है। ऐसी तो हेडिंग थोड़ी पड़ी है कि इस बार अब वीक बेस का ही सवाल आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का भी तो आ सकता है। ठीक है, कह सुबह क्या कर लिया था? सुबह बताया ना आपको, एक आदमी ने फोन किया भाई साहब, एकदम उसी समय जिस समय अलार्म बजता है, उसका नंबर सेव कर लिया। मैं अभी उसको फोन लगाऊंगा, उसको भी रात को। आओ समझे? देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल है भैया, अभी रात को मिस कॉल मारूंगा उसको हर 10-10 मिनट पे। किसने किया था बताओ? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अब सुनो ध्यान से, एक्वस मीडियम में जब डालोगे तो ऐसे टूट जाएगा। तुम लोग बहुत नाटी होते जा रहे हो, सो नाटी। जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे टूट जाएगा। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है भैया, अल्फा 1 इसका है ना। लेकिन इसमें एक बात देखिए, कंसेप्ट क्या लगाएंगे आप? ज्यादा तो ये भी सी में से सी अल्फा। अगर आप देखिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में कॉमन बात क्या है, तो आप कहेंगे ये सी था, ये जीरो था, ये जीरो था। ये सी में से कितना जाता है? ये भी सी अल्फा ही जाता है। ये कितना जाता है? सी अल्फा। और ये कितना जाता है? 2 सी अल्फा। अगर यही वीक बेस होता तो ये अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो अल्फा 1 हो जाएगा। जब अल्फा 1 हो जाएगा तो ये सी में से सी चला जाएगा, तो ये सी बन जाएगा और ये 2 सी बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया आपको कि अगर ये वीक होता तो अल्फा 1 से बहुत कम हो जाता। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वीक में कोई बहुत अंतर थोड़ी है, बस अल्फा का ही तो अंतर है। कंसेप्ट तो एक ही जैसा है, कंसेप्ट तो एक ही जैसा है ना भाई, है ना? ये बात समझ में? अल्फा को बस 1 लगा देना यहां पे, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अल्फा को 1 लगा दीजिए। अल्फा को 1 लगाते देखो यहां पे क्या बन जाएगा? सी में से सी टूटेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए कॉमन बात आप समझिए, है ना? कॉमन बात यह है कि कैल्शियम अगर सी बनेगा तो OH नेगेटिव 2C बनेगा, ठीक? तो अगर ये सी मोलर होगा तो ये 2C मोलर होगा, ठीक है? तो OH नेगेटिव जो होगा वो कैल्शियम का डबल होगा। तो अगर मैं कैल्शियम की मोलैरिटी निकाल लूं तो क्या OH की मोलैरिटी निकल आएगी? तो कैल्शियम की मोलैरिटी ढूंढ लेते हैं हम लोग। अगर कैल्शियम की मोलैरिटी आपको मिल गई तो OH की अपने आप आ जाएगी। यस, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट वैसा ही कुछ कुछ है जैसा वीक में चल रहा था, लेकिन बस एरो ऐसी है और अल्फा 1 है। पहले सी में से अब सी अल्फा जा रहे थे, अब भी वही जा रहे हैं, बस अल्फा 1 हो गया।
अल्फा को 1 लगाते हैं ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, इसलिए कई बार आप देखिए तो इसको हटा दिया जाए, ऐसे लाइन से इसको हटा दो तो आप सीधे लिख देते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ पाना, बीच वाली लाइन मैंने क्यों दिखाई आपको, तो आप सीधे लिख देते हैं ऐसे, लो भैया अल्फा 1 है तो सी में से पूरा सी चला गया। ठीक, अब बताओ अगर मैं इन दोनों में से एक का कंसंट्रेशन निकालूं दूसरे का निकालेगा, कैल्शियम का निकाल लेते हैं, 8 मिलीग्राम है। नई स्लाइड में आ जाओ, नंबरिंग कर देता हूं, लो 3 नंबर ये था, 4 नंबर ये हो गया, 5 नंबर स्लाइड में आओ, देखो कैल्शियम की मोलेरिटी निकाल लो। कैल्शियम के मिलीग्राम कितने, 8 मिलीग्राम, तो 8 इंटू 10 पावर -3, ये तो हो गया ग्राम, डिवाइड बाई इसका मोलर मास 40, ये हो गया इसके मोल, और डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी भैया इस बार, 2 लीटर, ये आ गई इसकी मोलैरिटी। इसको सॉल्व करो, 8 40 5 और 1/10, 5 इंटू 2 10, तो ये पूरा बन गया 1/10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4। अब बताओ कैल्शियम अगर यहां पे देखो सी मोलर है तो OH कितना है, 2C मोलर, तो OH इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कर दो, फिर POH निकाल लो। कुछ तरीका सिखाया था जल्दी करने का, 4 इधर ले आओ, माइनस लॉग 2 इधर ले आओ, 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस 0.3, 370, 370 POH आ गया, तो pH कितना आ गया, 10-30, ये आंसर। अच्छा आप सही जवाब अगर आपको ढूंढना है, पोल ही गड़बड़ हो गया, इसको भी कई लोगों ने लगा लिया क्या, इसका पोल कराया था क्या मैंने, पोल नहीं कराया ना इसका, चलो अच्छा कि नहीं कराया, नहीं तो कई लोग भी टिक कर जाते। देखिए POH पूछा इसमें है ना, तो POH टिक कर दो, 370, और 3.7 ही 3.70 होता है। ठीक है, ये मतलब आप बगल में नोट्स में लिख लीजिएगा स्टार बना के, POH पूछा गया था 370, PH पूछा जाएगा 10-30। ठीक है, चले आगे, अगला सवाल, अगला मैं एक और आपको लिख के दे रहा हूं, 6 नंबर पे रुको, 6 नंबर स्लाइड में एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, जरा पढ़ो इसको, सवाल को लगाओ, ये सबका लगना चाहिए, फिर दोनों सवालों में अंतर समझ में आएगा। फिर देखो 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीएच बताना। चलो पोल शुरू कर रहे हैं। सुबह भाई साहब कितनी कॉल कर डाली तुम लोगों ने, पूरा फोन भर डाला मेरा, खटखट खटखट भाई साहब, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। लेडर बोर्ड आगे लो, कोयना मोहित ट्रिपल टी वीर, देखो 2 लीटर सॉल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और 12 मिलीग्राम। अब देखो ये सवाल किसका, पार्ट 1 का है पार्ट 2 का, जल्दी से टाइप करो। पार्ट 2, यस, ये वीक बेस है भैया, ये हमको कैसे चलेगा, पढ़ने से। आपको पढ़ाया तो मैंने, अगर आपको याददाश्त थोड़ी तेज, जो BMG CSR BR है ऐसे, तो BEMG जो ऊपर वाले होते हैं, नीचे की तरफ जो आप जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर पड़ता है, ऊपर वाले वीक बेस होते हैं, नीचे वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बता चुका हूं मैं बात शायद, हाँ भाई यस सर, बता चुका हूं ना, ठीक है। अरे ये सब बताया यार, तुम लोग कैसी बात करते हो, ये नहीं बताया गया,
बी फिर एम जी बता चुका है, फिर सी ए, फिर ये, फिर बी ए। तो ये सब नीचे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, बता चुके हैं। नहीं बताया तो सुन लो, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और सुना है तो फिर सुन लो। क्यों बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर, उसका रीजन समझ लो। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है लोग, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड जब लेंदी होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड जब बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। तो जितना नीचे की तरफ मूव करेंगे उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, तो OH नेगेटिव का जो रिमूवल है वो इजी हो जाएगा, और OH नेगेटिव का रिमूवल इजी हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ज्यादा OH देगा। तो ये बड़ा बेस है, ऊपर वाली पार्टी जो होती है ये वीक बेसिक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीकली बेसिक है यहाँ पे, और नीचे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता जाएगा। ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बता चुका हूं मैं पहले भी। लॉट आई यहां पे, ये सब इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा, तो इनऑर्गेनिक वाले सब काम करेंगे आपके साथ, वो लोग बताएंगे, पैसे वो भी ले रहे हैं। देखिए अब उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब आप तोड़ेंगे, यस, तो ऐसे टूटेगा भैया, ठीक है। अब ऐसे टूटेगा, देखो एक्वस एक्वस, देखो यार रिवर्सिबल लगा दिया, और पीछे वाले में देखो क्या लगा था, देखो यहाँ पे, यहाँ इरिवर्सिबल लगा था, बस ये डिफरेंस होता है ना, समझ गए बात। तो अब बताओ यहाँ पे सी में से सी अल्फा जाएगा, ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा, पहले ये सी था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये टी इज इक्वल टू जीरो पे था, ये टी इज इक्वल टू टी1 पे हो गया, बस निपटाओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। सॉल्व करना स्टार्ट कर, देखिए एमजी अगर सी अल्फा आएगा तो OH नेगेटिव 2 सी अल्फा आएगा। तो आपको मतलब मेन चीज से क्या है कि अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन मिल जाता तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। यहां 2 आएगा ना, 2 सी अल्फा, तो बताइए इन दोनों में से अगर किसी एक का मिल जाता है तो आपको दूसरे का कंसंट्रेशन अपने आप पता लग जाएगा। ये बात काम की, ठीक है। अब आप एक का पता कर लो, जैसे पिछली बार पता किया था, बस पिछली बार इस बार में अंतर क्या है, इस बार अल्फा बहुत छोटा है, पिछली बार अल्फा 1 था, तो 12 मिलीग्राम आपके पास मैग्नीशियम है। जरा फटाफट यहाँ पे ब्लॉक के अंदर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन निकालो, तो क्या लिखें बताओ। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा उसका गिवन मास कितना, उसका 12 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10 टू द पावर -3 ग्राम, डिवाइड बाय इसका मोलर मास 24, डिवाइड बाय वॉल्यूम दिया 2 लीटर, ये आ गई मोलैरिटी। अब ये 1/2/2 यानी कि 1/4, तो ये आ गया 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। अब बताओ अगर मैग्नीशियम इतना आ गया तो OH इसका डबल हो जाएगा, देखो, तो सीधे OH लिख दें, यहाँ पे कर चुके एक बार हम लोग, OH इसका डबल कर दें, इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो 1/4 इंटू 2 यानी कि 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो OH कितना आ गया बताओ, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 मल्टीप्लाई किया, 10 डिवाइड कर दिया। अब ये बताओ OH आ गया तो POH लिखना आता है तुमको फटाफट, अगर ये OH आ गया तो POH जल्दी से क्या लिखोगे बताओ, कर चुके हैं सब, वही सब बातें अभी तक देखो काम आ रही हैं। POH सीधे आ जाएगा 4 माइनस log 5, log 5 होता है अप्रॉक्स 0.7, तो 4 माइनस 0.7, 4 में से 0.7 माइनस कर दो 330, POH आ गया 330, तो pH आ गया 1070, कर लेते हो, 10 3 13, इधर 13 बनना चाहिए, और 70 300 एक ही ऐसा मान लेगा, 10 10 70। कि तो समझ में आ गई बात, तोड़िए फटाफट जल्दी से, यस आगे बढ़ो। दोनों प्रकार के सवाल क्लियर हो गए आपको, जल्दी से सब लोग मौका दिखा दो भाई, फटाफट आगे बढ़ो। चलो अब उसके बाद बहुत एम्बैरसिंग करते हो, ओ माय गॉड, अरे सीधे बोले मौज लेते हैं, एम्बैरसिंग, सब US से हैं भाई साहब, एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर ही आ गए हो क्या, कर मेरा जहाज पीछे ही लैंड किया है,
सात। आओ चले, कह दो चाचा मौज लेते हैं, मौज, मौज में नहीं मौज। आओ आगे, आओ भैया 7 नंबर, चलो फटाफट 7 नंबर पे देखिए एक सवाल पहले तो लगा लीजिए। 7 नंबर पे चलो इसको ले लो, ये आ जाओ, ये सवाल लगाओ। सो इंग्लिश गाइस, तो आपने देखिए यहां तक सवाल लगा लिए, कितने सवाल हो गए? 8 सवाल लग गए। इधर आ जाओ 9 नंबर पे आ जाओ, इसको 7 नंबर हटा दो यहां से। देखो 7 नंबर इधर आ जाओ, ये लगाओ। अगली स्लाइड ये है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। पोल शुरू कर रहे हैं फटाफट। बहुत कम लोग का सही हुआ है। मोहित कोयना जीत, देखो पीएच अगर लिखा है लेस देन और इक्वल टू 8, इसका मतलब समझो पीएच या तो 8 है या तो 8 से छोटा है, या तो 8 है या तो 8 से छोटा है। तो क्या क्या हो सकता है? पीएच 8 हो सकता है, यस। 8 से छोटा 7 हो सकता है, यस। 6 हो सकता है, यस। ये तीनों पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन 9, अगर कोई पूछे 9 हो सकता है क्या, तो कहेंगे नो, 9 नहीं हो सकता। क्यों? नो नो, क्यों? क्योंकि 8 या 8 से छोटा है ना, तो 9 नहीं पॉसिबल है। तो अच्छा 8 7 6 अगर पॉसिबल हो गया तो बताओ, अगर 25 डिग्री पे चल रहा है सब कुछ, तो अगर मान लो 25 डिग्री पे हो कहता है 7 हो गया पीएच, तो न्यूट्रल हो गया। अगर 6 हो गया तो एसिडिक हो गया, अगर 8 निकल आया तो बेसिक हो गया। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तो कुछ कह नहीं सकते डेफिनेटली कि क्या होगा। तो क्या बोलेंगे? कह नहीं सकते। कितने लोग समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया? आगे चले, यस। अगर इसमें पूछता, देखो इसमें 2 सवाल बनते हैं। अब इसी में अगर मान लो बोलते विल बी और मे बी, इंग्लिश का प्रयोग कर दे, पूछे कि द सॉल्यूशन विल बी। देखिए ये आंसर किसका है? ये आंसर है द सॉल्यूशन विल बी। तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो कहेंगे कह नहीं सकते। अच्छा पूछे सॉल्यूशन मे बी, तो अगर पूछे मे बी इंग्लिश, तो ऑल नहीं, तब कहेंगे मे बी एनी वन ऑफ द अबव। ऑल कैसे हो जाएगा चाचा? मे बी एनी वन ऑफ द अबव, तीनों कैसे? कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक भी कर दोगे, बेसिक भी कर दोगे, न्यूट्रल भी कर दोगे, उसी को एक ही सॉल्यूशन है ना। तो एक ही सॉल्यूशन की अगर बात हो रही है तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा उसका, भाई इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो कोई एक ही ना। तो पूछे सॉल्यूशन मे बी, तो क्या बोलेंगे? मे बी एनी वन ऑफ द अबव, एनी वन ऑफ द अबव। समझ पा रहे? तो विल बी में क्या बोलेंगे? कह नहीं सकते। अगर मे बी पूछेगा तो कहेंगे तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, एनी वन ऑफ द अबव। समझ पा रहे? यस। चलो अब आए इंग्लिश का मतलब समझ में? एम्बैरसिंग गाइस। 10 नंबर आओ, समझे इसी बात पे। 10 नंबर लगाओ जल्दी से। सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन कैसा होगा? पोल शुरू। सुबह तुम लोग जब क्लास नहीं शुरू की तो चैट में क्या कर रहे थे बैठिए? पता चला तुम लोग चैट में बहुत लगे पड़े थे। हेलो डिम्पल, हाउ आर यू? हैं? मौका मिलते लग जाते एकदम ही। मोहित नायक कोयना जीत, देखो अगर पीओएच 8 या 8 से छोटा है तो क्या करेंगे? सुनो, देखो पीएच और पीओएच का जो समेशन होता है ना 25 डिग्री पे, वो 14 है। ठीक है। अब कई लोगों को देखो पीओएच से देखने में दिक्कत होती है, तो पहले उसको पीएच में कन्वर्ट करते हैं वो। तो पीएच में कन्वर्ट कैसे करते हैं सीख लो पहले। देखो पीओएच क्या क्या हो सकता है? 8 या 8 से छोटा। तो पीओएच अगर 8 या 8 से छोटा हो सकता है तो बताओ क्या पीओएच 8 हो सकता है? यस। उससे छोटा मतलब 7 हो सकता है? यस। उससे छोटा मतलब 6 हो सकता है? यस। लेकिन पीओएच क्या 9 हो सकता है? कोई पूछे आपसे तो आप कहेंगे 9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 है, 8 से छोटा हो सकता है। ठीक है, 9 नहीं हो सकता। अच्छा फिर अब बताना,
अब अगर आपसे पूछे कि बगल में बताओ भैया, फिर अगर दोनों का समेशन 14 रखना है, दोनों का समेशन 14 रखना 25 डिग्री पे, तो अगर ये वाली पार्टी 8 है तो इसके बगल वाली पार्टी क्या होगी बताओ? पीओएच अगर 8 है तो ये क्या हो सकता है? ये 8 हो सकता है, तो कहेंगे हाँ, तो कहेंगे ये 6 हो सकता है, फिर हाँ भैया 8 होगा तो ये 6 होगा, ये 7 है तो ये 7 होगा, ये 6 है तो ये 8 होगा, तभी तो समेशन बनेगा 14। तो पीएच क्या क्या हो सकता है? 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अच्छा पीओएच 9 नहीं हो सकता, पीओएच 9 नहीं हो सकता, तो बताएं पीएच फिर 5 नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं भाई, वो 9 नहीं हो सकता तो ये 5 नहीं हो सकता। अब बताओ पीएच क्या क्या हो गया? अगर 6 हो गया तो कैसा हो गया? एसिडिक। 7 निकला है तो न्यूट्रल, 8 निकला है तो बेसिक। तो फिर से आंसर क्या है, क्या होगा? डेफिनेटली कह नहीं सकते। क्लियर? कितनों को दोनों सवाल समझ में आ गए? इसमें थोड़ा टाइम लगा आपको। स्लाइड नंबर 6 में क्या हो गया भैया? स्लाइड नंबर 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। क्या हो गया स्लाइड नंबर 6 में? स्लाइड नंबर 6 में क्या दिक्कत हो गई? टेन 10.69 कर दें? तो भैया मौज ले रहा हो, ये काम तो हमारा है ना, हमें लेने दो। चलो आगे बढ़े। अब देखो, नहीं एक सीरियसली कोई कुछ कह रहा था मजाक कर रहे तो ठीक, लेकिन सीरियसली कह रहे तो दिक्कत भैया, फिर तो क्या कर रहे हो पता नहीं। देखो ये 7 नंबर हो गया स्लाइड और ये 8 नंबर हो गया। आप सुनना, देखो इस वाले सवाल में थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को, क्या कि पीओएस दिया होता तो पीएच में कन्वर्ट नहीं कर पाते जल्दी, ये सब करने में थोड़ा टाइम लगता है उनको कि ये सोचने में, और कई लोग तो गलती कर डालते हैं। तो इसका जुगाड़ सुनिए। 9 नंबर, 9 नंबर पे जे कहता है कि कल को अगर मान लीजिए आपको दिया हो पीओएच लेस देन और इक्वल टू 8 है ना, और 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया हो, तो इसका डायरेक्ट जुगाड़ क्या किया करिए, आपको डायरेक्ट अगर पीएच लिखना है, पीएच का क्या होगा, अगर ये पीओएच है तो पीएच का क्या होगा, तो सब कुछ पलट दिया करो। जैसे 8 है यहां पे तो 14 में से माइनस कर दो भाई, 8 का कंपोनेंट जो उधर वाला बनेगा कितना? 6। सब पलटते जाओ, तो 8 की जगह 6 आ जाएगा, लेस की जगह ग्रेटर लगा दो, इक्वल की जगह उल्टा इक्वल बना दो, देखो इधर इक्वल इधर ऐसे लगा दो, तो ये सही है। तो बताइए क्या डायरेक्ट आप इससे यहां पहुंच जाएंगे, और यहां पहुंच गए तो फिर आंसर आ जाएगा। और पीएच अगर 6 6 से बड़ा है तो बताओ 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कितना समझ में आगे कर लेंगे इस प्रकार की बातें। कल को मान लीजिए आपको एक और जहरीला सवाल देता हूं मैं, देखो एक और जहरीला सवाल देता हूं, सुनना यहां पे कैसे सवाल में फंसाएगा वो आपको। क्वेश्चन देगा, अब यही सब होता है जल्दी कौन कर पाता है सवाल। देखिए वहां पे क्वेश्चन देगा, सवाल खराब नहीं लगा लेगा ये, उसने दिया पीओएच ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिया आपको नीचे। ऑप्शन देखो, अब देखो ये 4 ऑप्शन है, आपसे कहता है पोल शुरू कराओ भाई। सबका सही होना चाहिए, लेकिन ये भी लोग गलत कर रहे, देख रहे हो अरे मार डाला भैया, मुझे जीने नहीं देती याद तेरी है। ये भी गलत कर रहे हैं, 26% लोग गलत कर रहे हैं, वो भी नहीं कि 1-2%। कभी कभी मैं सोचता हूं कहीं ये वो तो नहीं। शेयर लीडर बोर्ड, मोहित कोयना एक सोनी, क्वेश्चन मार्क हट गया एक सोनी का, पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। देखो पीएच अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लिखा तो मैंने क्या कहा था, उल्टा कर दो, यहां लिख दो पीएच 6 लिखा तो 14 में से माइनस कर दो 8 लिख दो, ग्रेटर या लेस लगा दो, इक्वल की जगह इक्वल लगा दो, खत्म। चेक कर लो, पीएच लेस देन और इक्वल टू 8। कितनों को बात समझ में आ गई?
देखिए सवाल क्या एक लाइन में निपट गया। अब इसी सवाल को आप ऐसे लगा के देखोगे ना तो तकलीफ होगी। बात समझ में आई? तो पी ओ एच आपको 6 से बढ़ा दिया था तो आपने तुरंत पलट दिया उसको, खत्म। एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा, दीवार पे जोर भी कम पड़ेगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने अभी तक जो सवाल लगाए वो किसके थे? पार्ट 2 के चल रहे थे। पार्ट 2 काफी हो गया, ये सब पार्ट 2 के अंतर्गत हो गया। अब पार्ट 2 के बाद हम लोग पार्ट 2 के अंदर और चलें, कुछ एक्स्ट्रा बातें पार्ट 2 में समझिए, ठीक। अब मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ी सी कंसेप्चुअल और बातें हैं और वो आती हैं सवालों में, उनको समझिए। देखिए अगला पॉइंट है, एक आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू डिफरेंट वीक एसिड। तो मैं सारे वेरिएशन करा देता हूं, ध्यान से देखते जाइए, क्लास के अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दो डिफरेंट वीक एसिड्स, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। तो मान लो एक है वीक एसिड नंबर 1, एक है वीक एसिड नंबर 2। इसका कंसेंट्रेशन है C1 मोलर, इसका कंसेंट्रेशन है C2 मोलर, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, इसका प्रोटॉन कंसेंट्रेशन 1 है और इसका प्रोटॉन कंसेंट्रेशन 2 है। और आपको बतानी रिलेटिव स्ट्रेंथ। किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ? जब भी रिलेटिव आंसर पूछा जाएगा तो मतलब आपको दो डिफरेंट वीक एसिड है, दोनों कंपेयर करना है ना। इसका नाम मान लो HA है, इसका नाम मान लो HB है, और आपको दोनों को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा वीक है कौन कम वीक है, ये कंपेयर करना है। तो हालांकि है तो दोनों पैदल, लेकिन ये बताना है कौन कम पैदल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो जब भी रिलेटिव आपसे आंसर पूछेगा, रिलेटिव ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, तो आप ये पूछेंगे कि भाई किसकी बतानी है और किसके रिस्पेक्ट में बतानी है। जैसे वेलोसिटी आप निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, तो किसकी निकालते हैं और किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, पूछते हैं ना। वैसे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर उसने पूछी है तो आप सबसे पहले उससे पूछेंगे किसकी बताएं, तो बताएगा उस सवाल में आपको कि वीक एसिड नंबर 1 की बताओ। फिर आप समझ जाएंगे इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वीक एसिड नंबर 2 बतानी है। तो ये आपको उस क्वेश्चन में दिया जाएगा किसकी बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वीक एसिड नंबर 2। अब कई लोग इसका आंसर दे करके चले आते हैं, वो उनको ये पढ़ा होता है कि भाई अच्छा क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा, इनमें से बताओ, इनमें से सोच के बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। हाँ, कई लोग कहते हैं कि K1/K2, कई लोग कहते हैं K1/K2 लगा के चले आते हैं। इसमें कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं इसका K1 और इसका K2 देख लो, जिसका K बड़ा वो बड़ा एसिड, जिसका K छोटा जितना वो छोटा एसिड, तो कहते हैं लोग K1/K2 लगा दिया। अगर आपने ये लगा दिया तो लंबे में गलत हो जाएगा सवाल, ये गलत जवाब है। और यही करते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है आपको सबसे पहले, और ये गलत है। ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति कितना कैसा एसिड है, घटिया एसिड है या बढ़िया एसिड है, वो किससे कंट्रोल होता है, वो किससे सोचा जाता है, उसके प्रोटॉन देने की ताकत से। एसिड एसिड बनता क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन देता है। तो जो जितने ज्यादा प्रोटॉन देता है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। तो आप कहेंगे पहला वाला H+1 देखो और दूसरे वाले का प्रोटॉन देखो H+2, मतलब वो व्यक्ति कितने प्रोटॉन दे पा रहा है वही उसकी स्ट्रेंथ बताएगा। तो आप पहले वाले में क्या लिखेंगे, प्रोटॉन गिवन बाय 1, और दूसरे नीचे क्या लिखेंगे, प्रोटॉन गिवन बाय नंबर 2। ठीक है, अब ये सही जवाब है। तो कभी भी आपको जिंदगी में रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो प्रोटॉन से देखा जाता है, ना कि K से। एक बात, अब इसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं, मॉडिफाई करना शुरू करें। H+ का फॉर्मूला आपको पता है C अल्फा, तो ऊपर लगाएंगे क्या, C अल्फा 1 C1 अल्फा 1, नीचे लगाएंगे C अल्फा तो 2 ये भी ठीक है। एक और फॉर्मूला H+ का होता था, याद करो, √CK, तो ऊपर लगाएंगे CK 1 नीचे लगाएंगे √CK 2 ये भी ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल करिए, वो सब सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सही बात है। ठीक है, अब इसमें देखिए 11 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, तो एक सवाल बनता है इसमें, स्पेशल केस। स्पेशल केस में आपसे कहेगा कि अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन हो तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। वीक एसिड 1 विद रिस्पेक्ट टू वीक एसिड 2 बताओ। देखिए जब इक्विमोलर सॉल्यूशन होगा तो इसका नाम समझ जाएंगे, C1 = C2 दिया हुआ है। आपको सवाल में कैसा दिया जाएगा, कहेगा ये 0.1 मोलर है, एस्टिक एसिड है मान लो, और ये 0.1 मोलर है, SCN है, दोनों 0.1 मोलर दे देगा। C1 C2 सेम दे देगा। अब बताओ अगर C1 C2 सेम दे देगा तो ये C1 C2 यहां से कट जाएगा। देखो ये C1 C2 यहां से कट जाएगा।
तो जो आंसर आप देते थे वो क्या देते थे? ऊपर लिखा होता था देखो, अंडर रूट ऑफ C1K1, और नीचे होता था अंडर रूट ऑफ C2K2। अब अगर C1 C2 दोनों सेम है तो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा, बताओ कि अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2। ये आंसर है। इसका मतलब ये आंसर आप टिक करेंगे जब दोनों की इक्विमोलर हो या मोलैरिटी सेम दी हो। अब एक बात बताइए, वो वाला तो कभी नहीं आया ना, कौन सा वाला? जब K1 अपॉन K2 लिख रहे थे, वो हमेशा के लिए गलत है, वो हमेशा के लिए गलत है। आएगा भी तो ये आएगा, और ये तब आएगा जब इक्विमोलर होगा। कितनों को बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल गलत है, और यही करके आते हैं लोग। तो इसमें एक बड़ी मिस्टेक है, ये समझिए। 99% लोग गलत करके आते हैं सवाल को। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादातर चीजें फटाफट 10 सेकंड में सब लोग मोटा दिखा दो, बात समझ में आ गई तो। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादातर चीजें आप यहां देख लीजिए, क्योंकि देखा देखा सा आएगा तो शायद हो जाए, और नया कुछ आएगा तो कंफर्म नहीं होगा वहां। इतना आपको अपने ऊपर यकीन होगा मेरे ख्याल से। तो सब कुछ देख लीजिए आप यहां, ज्यादा से ज्यादा चीजें। चलो, मैंने एक सर सेज गाइस, मुझे तो पता है क्या क्या बेइज्जती तुम लोग, ये कठिन बातें कर रहे हो तुम काफी। आओ आगे बढ़े, 12 नंबर पे आ जाओ भैया फटाफट जल्दी से। तुम लोग की चैट पढ़ेंगे तो मतलब रह जाएगा मामला, फिर तो कोर्स ना हो पाए तुम। चलो 12 नंबर पे आओ। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसमें सवाल कैसा है सुन लीजिए। आपसे कहेगा कि एक एस्टिक एसिड है, एक एससीएन है, दोनों 0.1 मोलर है, दोनों का के दे देगा आपको, और कहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ। सीधे आपको क्या करना है, आंसर ये टिक करना, अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2। तो जो लोग K1 अपॉन K2 लगाते थे उनका आंसर मैच नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो गलत लगाते थे, उसके ऊपर रूट लगाना होता है, तब आंसर मैच कर जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक देखिए आयनिक में एक खास बात है, अगर एक केस आपको करा दिया गया तो दूसरा केस आप स्वयं कर सकते हैं। कल को मैं सिमिलरली 12 नंबर स्लाइड पे आ जाऊं और बताइए, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू डिफरेंट वीक बेसिस, यानी कि वीक बेस नंबर 1 वही विद रिस्पेक्ट टू वीक बेस नंबर 2, तो बताओ सिमिलरली सिमिलरली इस बार क्या लिखोगे? पिछली बार H+ देख रहे थे, इस बार क्या देखोगे? OH, OH नंबर 1, और दूसरे वाले ने कितना दिया? OH नंबर 2, ये लगाएंगे। अब ये लगाने के बाद आपसे कहता है कि वो वाला केस आ गया तो स्पेशल केस, तो कहना उसमें ये लगा दो। अगर स्पेशल केस में आपसे कहता है इक्विमोलर आ गया, यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 दे दिया, तो देखो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है OH का? अंडर रूट ऑफ CKB, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ C1 KB1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, सब कुछ सिमिलरली चल रहा है, देखो C2 KB2। आपको इतना समझ में आ गया पीछे वाला देख करके? C1 अल्फा 1 डिवाइड बाय C2 अल्फा 2, ठीक है। अब देखो C1 C2 अगर दोनों सेम हो गए तो C1 C2 सेम हो गए तो ये कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा बताओ? रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KB1 अपॉन KB2। तो क्या सिमिलरली सिमिलरली ये बात भी क्लियर होगी? डन। अंगूठा दिखाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए फटाफट। 12 नंबर स्लाइड डन। 13 नंबर पे चलिए, एक और नया कंसेप्ट सुनो। अब इसमें सवाल बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे भैया, एकदम सीधे सीधे सवाल। केबी दिया जाएगा, केबी दिया जाएगा 1, केबी दिया जाएगा 2, लगा लोगे, आंसर निकाल लोगे, रूट निकाल के खत्म। कोई बहुत भारी चीज नहीं आएगी, लेकिन भारी चीज है कंसेप्ट। आपको पता ही नहीं होगा जब, तो लगाओगे क्या? पता ही आपको गलत बात है तो फिर लगाओगे क्या? मेन चीज है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आता है एनिक में तो न्यूमेरिकल तो ठीक है, वैल्यू वैल्यू पुट करके निकल आएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 13 नंबर। अभी क्वेश्चन टाइप बाद में देखते हैं क्या हो गया क्वेश्चन टाइप में ऐसा। पीले पढ़े भाई साहब। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कब पढ़ाओगे? तुम लोग यार क्या क्या लिखते रहते हो चैट में इधर? होमवर्क देख जाना प्लीज।
हाँ तो सही करा दिया ना, पीएच पूछा था, पीओएच पूछा था, वो तो सही करा दिया ना सवाल। और ये क्या लिखा है, फाइना कभी न सर सेकंड क्वेश्चन NH4OH के बराबर होगा, कैसे हो गया NH4 प्लस OH नेगेटिव के बराबर? सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया भैया, आओ देख लें सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया भैया, बता रहे बहुत बार लिख दिया है। हाँ इसमें क्या दिक्कत होगी सेकंड क्वेश्चन में, NH4 इज इक्वल टू OH नेगेटिव, ये लिखा तो ये दोनों बराबर है, इसमें क्या दिक्कत है भैया, कई बार लिखा हुआ है चैट में, सी अल्फा दोनों सेम ही तो होंगे ना, ठीक है, तो क्या दिक्कत है इसमें, दोनों बराबर होंगे, यही लिख रहे हैं, 5 बार 6 बार लिखा हुआ वहां पे। अरे जितना एक मोल अमोनियम देगा तो एक मोल OH देगा, तो अगर सी अल्फा ये बनेगा तो सी अल्फा ये बनेगा, दोनों इक्वल होंगे, बस इतनी सी बात है। इसमें कौन सी बहुत कठिन बात बताती है, 7-8 बार पूछ लिया हुसैन भाई साहब, लिख लिख के पूरा क्वेश्चन टैब भर दिया, इसीलिए मैं पढ़ता नहीं क्वेश्चन टैब ज्यादा, क्वेश्चन टैब पढ़ने लगूं भाई साहब कोर्स हो अगले साल भी ना खत्म हो फिर। ठीक है, अब 13 नंबर पे आ जल्दी से, अगला सवाल आता है, देखिए अगला सुनिए, 2 बार पॉइंट बता दिया आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर कर लेंगे, सवाल आएगा तो ठीक है। अगला सुनिए मिक्सिंग, अब क्या करते हैं, मिक्सिंग करना शुरू करते हैं, किसकी, पार्ट 2 की, पार्ट 2 से। याद करो पहले हम लोगों ने मिक्सिंग जब पढ़ी थी तो वो पार्ट 1 की, पार्ट 1 से मिक्सिंग पढ़ी थी, याद करिए वक्त जब केसेस ऑफ मिक्सिंग पढ़ा रहा था मैं आपको पार्ट 1 में, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब चल रहा था, याद है सबको, याद है भैया, सवाल लगा चुके हैं उसके बहुत सारे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वीक एसिड वगैरह की मिक्सिंग, तो इधर मिक्सिंग शुरू होने वाली है, पार्ट 2 की मिक्सिंग। अब सुनना, केसेस ऑफ मिक्सिंग, तो देखिए यहां पे जो केस बनेगा आपको बताना, मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट एसिड्स, मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट वीक एसिड्स, ये पॉइंट है। देखिए अब ये थोड़ा कठिन कार्यक्रम है, जनता को समझ में कम आता है, तो जितना दिमाग इकट्ठा करिए सब। मान लीजिए आपसे कहता है कंटेनर है, पिछली बार जब आप पढ़ते थे वो स्ट्रांग होते थे दोनों, ये दोनों वीक है, 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में वीक एसिड नंबर 1 भरा है, दूसरे कंटेनर में वीक एसिड नंबर 2 भरा है, इसका नाम मान लो HA है, इसका नाम मान लो HB है, और इसकी मोलैरिटी मान लो C1 मोलर है, इसकी मोलैरिटी मान लो C2 मोलर है, इसका K1 है और इसका K2 है, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। सवाल यह कि जो तीसरा कंटेनर आपको मिलेगा मिक्स करने के बाद, है ना, उसमें रिजल्टेंट पीएच कितना आएगा। देखिए जितना कुछ सोच सकता है कभी वो सब आपको बता दे रहा है क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। पहले मैंने आपको वीक एसिड पढ़ाया, वीक बेस पढ़ाया, वीक एसिड में H2CO3 भी करवाया आपको, इनफैक्टर 2 वाला सवाल भी लगवा चुका हूं मैं, और आपको एस्टिक एसिड भी करवा दिया, मतलब इनफैक्टर 1 इनफैक्टर 2 दोनों करा दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपको करवा दिया इनफैक्टर 2 वाला, और पहले मैंने आपको NH4OH भी कराया, तो सब करा दिया इनफैक्टर 1 सब करने के बाद अब मैं उनको मिलाना शुरू कर रहा हूं। अब जब मैं उनको मिलाना शुरू करूंगा तो क्या होगा, ये मिक्सिंग चल रही है, तो ये क्या कैसे करेंगे। अब देखिए लोग क्या करते हैं, जैसे पहले आप क्या करते थे, पहले ध्यान दीजिए थोड़ा कंसेप्ट आइएगा, तो पहले ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता था, तो ये अल्फा 1 रखता था पूरा टूट जाता था 100%, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता था पहले, तो ये भी पूरा टूट जाया करता था, तो आप क्या करते थे, दोनों की प्रोटॉन निकाल लेते थे, प्रोटॉन की मोल और दोनों के मोल जोड़ देते थे, दोनों 100% अपना टूट जाया करते थे, और दोनों के प्रोटॉन के मोल उठा के जोड़ देते थे, तो नेट प्रोटॉन के मोल आ जाते थे, फिर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देते थे, वहां से प्रोटॉन की नेट मोलैरिटी आ जाती थी, और फिर पीएच आ जाता था। क्या ये कार्यक्रम यहां कर सकते हैं? हाँ भाई, ये कार्यक्रम क्या यहां कर सकते हैं? नो। क्यों? क्यों? रीजन 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 नो तो चलो हो गया, रीजन होता, रीजन है भैया दोनों का अल्फा 1 थोड़ी है, किसी का अल्फा 1 नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान दीजिए इस बार आपके पास रिवर्सिबिलिटी है, इसकी रिएक्शन कैसी होगी रिवर्सिबल, इसकी रिएक्शन कैसी होगी रिवर्सिबल, दोनों के पास इक्विलिब्रियम है, दोनों एक साथ एक कंटेनर में जब आएंगे यहां पे तो दो इक्विलिब्रियम चलेंगे, और दोनों इक्विलिब्रियम एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो रिजल्टेंट पीएच निकालने का जो मेथड है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। समझ पा रहे मामला? तो ये उतना आसान नहीं जितना आसान आप समझ रहे थे, क्योंकि यहां दोनों रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। कितने लोगों को पॉइंट समझ में आया है कि कठिन है सवाल थोड़ा?
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो इसका आंसर क्या होगा, पहले बात समझिए, इसका आंसर क्या होगा। अब कई लोग क्या कहते हैं, दिमाग ये लगाते हैं कि भाई साहब जब ये अकेला था, बताना, जब ये अकेला था, अगर मान लो ये एक कंटेनर होता, सिर्फ सिंगल कंटेनर, तो प्रोटॉन कितना होता। प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या लिखते, अंडर रूट ऑफ सी के, तो C1K1। अगर मान लो ये दूसरा वाला अकेला होता तो इसका प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या लिखते, C2K2। ठीक है, अब क्या करते हैं कुछ लोग, भाई यहां पे मान लो मैंने H प्लस रिजल्टेंट लिखना है मेरे को, तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति अकेला होता तो इसका ये आंसर होता पहले कंटेनर के प्रोटॉन कंसंट्रेशन का। अगर ये अकेला होता तो ये आंसर होता C2K2 अंडर रूट। अच्छा, दोनों साथ में, तो क्या दोनों को उठा के जोड़ देंगे आप, तो क्या ये सही है या गलत है, क्या लगता है आपको, राइट और रॉन्ग बताइए। पोलिंग करा देते हैं, चलो। अच्छा, पोलिंग करो, जल्दी से जल्दी से पोलिंग करो, बताओ जरा, इसे तो लिखते रहो, पता ही नहीं चले कितने लोग क्या। हाँ चलो, पोल कराना, जल्दी से बताइए कितने लोग कहते हैं सही है, कितने लोग कहते हैं गलत है। हम्म 79% लोग कह रहे हैं गलत है, ये गलत है। सही जवाब है ये गलत है, तो सही क्या है, सही ये है, ध्यान दीजिए, सही ये है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, करे अंडर रूट तो यहां भी लगा है, अंडर रूट तो यहां भी लगा है, अंतर क्या दोनों में, यहां भी जोड़ रहे हैं वहां जोड़ा है, दोनों अलग अलग है कि सेम है। हाँ भैया, दोनों अलग अलग है कि सेम, पहले तो ये बता दो, ये सही है, अलग अलग है सेम है, पहले ये बता दो। अच्छा, कई लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अलग अलग कैसे हैं, आओ समझे थोड़ा। पैदल लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं, जल्दी सुनिए। C1K1 को मान लो 16 है और C2K2 को मान लो 9 है। ये मान लो अंदर वाली चीज 16 है, इसके अंदर वाली चीज 9 है, तो यहां अंडर रूट ऑफ 16 लोगे और यहां अंडर रूट ऑफ 9 लोगे। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, तो यहां से आएगा 7। और अगर इस वाले सॉल्व करो इसी को, तो 16 प्लस 9 तो कितना आएगा 25 का अंडर रूट यानी कि 5, तो 5 और 7 तो अलग अलग होता है ना भैया। तो पहली चीज तो ये समझिए, दोनों डिफरेंट है कि सेम है, कि तो समझ में आ गया दोनों डिफरेंट है। अभी दोनों डिफरेंट है क्या, यस, ठीक है। अच्छा, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये ऊपर वाली पार्टी गलत है और नीचे वाली पार्टी सही है। ये गलती होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्या करना और क्या नहीं करना। ये नहीं करना है और ये करना है। अब इसको पढ़ने के दो रास्ते होते हैं। एक, पहला, इस फॉर्मूले को रट लीजिए, लर्न बाय हार्ट, 3 टाइम्स मॉर्निंग 4 टाइम्स इवनिंग, चांद सितारों से भर दूंगा तेरा आंगन। ठीक है, एक तरीका तो ये वाला होता है, ये मार्केट में खूब चल रहा है। कह रहे ये हो गया बस खत्म, तुम्हें इतना ही पढ़ना है, कह रहे तुम्हें इतना ही पढ़ना है, यकीन करो तुम्हें इतना ही पढ़ना है, ऊपर वाले ने तुम्हें इसीलिए बनाया है। तुम्हें मेरी कसम, तुम इसका रीजन नहीं पूछोगे। बहुत सारे तरीके होते हैं। कितने लोग इसको समझने के लिए तैयार हैं कि हाँ कैसे आया, दिमाग लगेगा क्योंकि भैया, कितने लोग समझना चाहते हैं, एक बार अंगूठा दिखाइए जरा, पता चले कितने लोग समझना चाहते हैं। या मैं इसको फिर MTR लिख के छोड़ दूं, कोर्स तो खत्म हो जाएगा जल्दी मेरा भी, लो बिल्कुल आराम से जल्दी खत्म होगा, और बल्कि मैं उनसे अच्छा प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता मैं बेस्ट हूं, मैं प्रवक्ता की तरह आपको समझा दूं, मेरे ज्यादा कन्विंस को कर नहीं सकता भाई साहब, मैं ऐसी सी बातें बता दूंगा आप बिल्कुल मान जाएंगे। है ना, आओ समझे। लेकिन मैं जो है पूरा बताता हूं, अपना भी कहते तो भी मैं पूरा ही बताता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जमीर नाम की चीज भी होती है, अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे लोग, पढ़ भी लेंगे, लेकिन समझ रहे हैं, आपको पता नहीं मेरी मार्केट में थोड़ी इज्जत है। सुनिए ध्यान से, तो मैं ऐसा कर नहीं सकता। आप पूरा समझते हैं जरा इसको, ध्यान दीजिए। कंटेनर है, उसके अंदर एक HA नाम का एसिड है जो कि ऐसे टूट रहा है। उसी कंटेनर में आपने HB भी मिला दिया, HB भी मिला दिया जो कि ऐसे टूट रहा है, और दोनों टूट रहे हैं तो ऐसे टूट रहे हैं।
कंटेनर सेम है, यस सेम है। ये सारी प्रक्रिया एक कंटेनर में चल रही है। फिर जब ये प्रक्रिया एक कंटेनर में चल रही है तो क्या इस कंटेनर में इन दोनों के इक्विलिब्रियम चल रहे हैं? यस, दोनों के चल रहे हैं। इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है, इसके 0 0 0 0। फिर ये C1 में से कुछ जाएगा। मान लीजिए जब इक्विलिब्रियम आया तो ये कुछ चला गया, इसका इक्विलिब्रियम आया तो ये भी कुछ चला गया होगा C2 में से। अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल, क्या दोनों बराबर जाएंगे? क्या दोनों बराबर जाएंगे? तो जवाब है नो, बराबर नहीं। अब मैं ज्यादा पूछ नहीं रहा आपसे, मैं फटाफट शुरू कर रहा हूं आगे। दोनों बराबर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका K अलग है और इसका K अलग है। दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ में 1:1 का रेशियो नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग टूटेंगे। पॉइंट नंबर 1। और इसीलिए पहले मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ाया है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, क्या दोनों के बीच में कॉमन आयन है? हाँ जी बिल्कुल कॉमन आयन है। कौन है? प्रोटॉन है। क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट तब लगता है जब एक व्यक्ति वीक हो और एक व्यक्ति स्ट्रांग हो। यहां दोनों वीक हैं तो क्या होगा? इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसके लिए सही शब्द है, ये दूर से देखने में आपको कॉमन आयन इफेक्ट जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए सही शब्द है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यहां पे दोनों व्यक्ति एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट एक तरफा इफेक्ट होता है। एक तरफा इफेक्ट का मतलब होता है वहां पे एक स्ट्रांग आदमी होता है और वो वीक को डिस्टर्ब कर देता है। वो एक तरफा इफेक्ट होता है ना, जैसे दो साइडेड चलता है मामला, और एक होता है वन साइड वाले। समझ पा रहे हैं? फोसला ग्रुप के मेंबर, फोसला ग्रुप समझते हैं? फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर एसोसिएशन। तो एक फोसला ग्रुप होते हैं, तो वन साइडेड वाले जो होते हैं ना, वो चलता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये वन साइडेड नहीं है ना, ये बोथ साइडेड है। क्या मैं फोसला ग्रुप का मेंबर बनूंगा क्या? अब देखिए, तो ये C1 में से कुछ जाएगा, ये C2 में से कुछ जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों के बीच में कॉमन आयन है। इसका प्रोटॉन इसको डिस्टर्ब करेगा, इसका प्रोटॉन उसको डिस्टर्ब करेगा, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब होते 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 कभी ना कभी दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? या तो आप इसको बोलिए, देखिए क्योंकि कॉमन आयन तो दोनों ही, और ये इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। या तो आप बोलिए म्यूचुअल कॉमन आयन इफेक्ट चल रहा है, और फिर कॉमन आयन इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन ही वो नहीं फॉलो करती, म्यूचुअल कॉमन आयन इफेक्ट को थोड़ी पढ़ाती हो। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल हैं। कॉमन आयन इफेक्ट में एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल होता है, तो वो कहानी अलग है थोड़ी, अभी आगे आएगी, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मुद्दा यह है कि दोनों के प्रोटॉन एक दूसरे को डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब होते होते दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया। क्या दोनों का इक्विलिब्रियम एक साथ आएगा? क्या दोनों का इक्विलिब्रियम एक साथ आएगा? बिल्कुल एक साथ आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक आयन ऐसा है जो कॉमन है। तो अगर किसी एक का इक्विलिब्रियम आया और दूसरे का उस समय नहीं आया, तो दूसरा वाला पहले वाले को डिस्टर्ब कर देगा। मान लीजिए पहले वाले का इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका प्रोटॉन कांस्टेंट हो गया, दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम तब तक नहीं आया तो इसका प्रोटॉन बदल रहा होगा। तो ये बदलेगा तो ऊपर वाले को जाके डिस्टर्ब नहीं कर देगा, क्योंकि कंटेनर तो सेम ही है, क्योंकि कंटेनर तो सेम ही है। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी एक का इक्विलिब्रियम आया और दूसरे का उस समय नहीं आया, तो दूसरा वाला पहले वाले को जाके डिस्टर्ब कर देगा, तो उसका पहले वाले का भी इक्विलिब्रियम नहीं आने देगा। तो मुद्दा ये हुआ कि आएगा तो दोनों का साथ में इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा, और कभी ना कभी तो आएगा, तो साथ में ही आएगा। गाइस, करंट पहुंच रहा हो तो तोड़ डाली। बात इतनी समझ में, ये समझ पाएंगे तभी आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, कि आगे अगली लाइन ही तभी समझ में आएगी। क्या बोला मैंने आपको? कह रहे फोसला ग्रुप का मेंबर बन जाऊं क्या मैं? हाँ भाई, क्या बोला? पैर पे ऐसे मारिए, सर में झंझनाहट हो रही होगी। देखिए, अगर आपको समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। दोनों के बीच में कॉमन आयन है, तो अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों का साथ में आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा, और कभी ना कभी तो दोनों का आएगा, तो साथ में ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम साथ में आएगा। साथ में इसलिए आएगा क्योंकि ध्यान दीजिए, दोनों के बीच में कॉमन आयन है। अगर इसका प्रोटॉन स्थिर हो गया, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम ले आया, और ये नहीं ला पाया तब तक, तो अगर भैया ये नहीं लाया तो ये बदल रहा होगा ना, और ये बदल रहा है तो जाकर के ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं कर देगा, तो उसको भी नहीं आने देगा। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम नहीं आया तो ऊपर वाले का भी नहीं आने देगा, ऊपर वाले का नहीं आया तो नीचे वाले का भी नहीं आने देगा। इसका ना आएगा दोनों का साथ में, और साथ में आएगा तो फिर आएगा। अच्छा, आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। तो मैंने शब्दों का प्रयोग किया कि आप सुनिए ध्यान से। जिस समय इसका इक्विलिब्रियम आएगा उसी समय इसका भी इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आएगा तो दोनों का साथ में आएगा, और कभी ना कभी तो आएगा, तो साथ में ही आएगा। ठीक है,
कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि कॉमन आयन दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को डिस्टर्ब कर रहा होगा और इसका प्रोटॉन उसके प्रोटॉन को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। जबकि आप HCl को जब पानी में डालते हैं तो HCl सिर्फ पानी को डिस्टर्ब करता है एक तरफा, वो होता है कॉमन आयन इफेक्ट, स्टैंडर्ड केस। ठीक है, अब मेरी बात सुनना जरा। मान लीजिए ये सब हो गया, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया था कि भैया बताऊं कि ना बताऊं। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे चले आप, ये सब था, फिर t इज इक्वल टू T1 पे आप पहुंचे। मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम आ गया तो मान लो ये x टूटा, ये कितना टूटा x, और ये कुछ टूटा y, दोनों अलग अलग टूटेंगे भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कंटेनर पूरा एक है, उसी में दोनों पड़े हुए हैं, तो कंटेनर का जो प्रोटॉन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? इक्विलिब्रियम आने पे हर व्यक्ति अपना कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लेता है, तो कंटेनर का प्रोटॉन एक वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो वैल्यू 3 मोल है, 3 मोल पर लीटर, 1 लीटर का मान लो सॉल्यूशन है, तो 3 मोल पे मान लीजिए कहानी कांस्टेंट हुई, तो 3 मोल में इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और 3 मोल में इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन 2 है और इसका कंट्रीब्यूशन 1 है, टोटल मिला के 3 पे कांस्टेंट होगी कहानी। तो बताओ इसके नीचे यहां क्या लिखेंगे? मान लो इसने 2 मोल प्रोटॉन दिया, इसने 1 मोल प्रोटॉन दिया और 3 पे जाके कहानी कांस्टेंट हो गई, तो यहां पे क्या लिखें? इसका वाला 2, इसका वाला 2, या नीचे वाले का 1 ऊपर लिख दें। यहां क्या लिखें? इसका वाला 2 या नीचे वाले का 1 या दोनों का मिला के 3, दोनों का मिला के 3। क्यों? क्यों? कंटेनर में जो प्रोटॉन है वो किसी एक का प्रोटॉन, कंटेनर का प्रोटॉन है, तो ग्राफ जब कांस्टेंट होगा तो कितने पे कांस्टेंट होगा? 3 पे कांस्टेंट होगा ना, तो 3 पे कांस्टेंट होगा तो यहां भी क्या लगाएंगे? 3, और यहां भी क्या लगाएंगे? 3। नीचे क्या लिखेंगे बताओ? इसका वाला 1, इसने 1 मोल मान लो टूटा और 1 मोल बनाया प्रोटॉन, तो इसका वाला 1 या ऊपर वाले का 2 या दोनों का मिला के 3, क्या लिखेंगे यहां? यहां क्या लिखेंगे? 3। बात समझ में आ रही? अब मेरे को बताना यहां पे क्या लिखेंगे, ए माइनस में क्या लिखेंगे? ए माइनस में क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए इसने 2 टूटा है और 2 मोल प्रोटॉन इसने अपनी वजह से दिए, तो ए माइनस में क्या लिखेंगे? इसका वाला 2 या नीचे वाले का 1 या दोनों का मिला के 3, तो 2 लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस का एक ही सोर्स है ये। अच्छा, बी माइनस में क्या लिखेंगे? नीचे वाले का 1 या ऊपर वाले का 2 या दोनों का मिला के 3, 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका सोर्स तो अकेला है, कौन? HB। कितने कोई बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई एक बार जल्दी से तोड़िए, खटखट खटखट तोड़ डालिए। यस, क्योंकि ये समझ में आ गई तो बस हो जाएगा, फिर आगे फिर कहानी आसान है। यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। सब लोग भैया अगर समझ गए तोड़ डालिए। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां थोड़ी पहले सफाई करो। मान लीजिए जब इक्विलिब्रियम आया, t इज इक्वल टू T1 पे इक्विलिब्रियम आया, तो यहां पे अगर t इज इक्वल टू T1 पे इक्विलिब्रियम आया तो पहला वाला मान लो x टूटा और इसने x प्रोटॉन बनाए, और ये टूटा y और इसने y प्रोटॉन बनाए, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसका वाला x या नीचे वाले का y या दोनों का मिला के x प्लस y। बोले भाई यहां पे क्या लिखे फिर? x प्लस y। ये बात समझ में आ रही? और यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे सिर्फ x लिखेंगे, वही जो 1 + 2 और 1 मैंने बताया था। यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? इसका वाला y या दोनों का मिला के x प्लस y, या फिर x, तो x प्लस y। यहां पे क्या लिखेंगे फिर? यहां पे सिर्फ y। कितनों कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इक्विलिब्रियम जब इसका t इज इक्वल टू 0 पे, देखिए ये हुआ था, t इज इक्वल टू T1 पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहां T1 पे इक्विलिब्रियम आया, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या t इज इक्वल टू T2 पे आएगा? हाँ भाई, यहां किस पे आएगा? t इज इक्वल टू T2 पे, T1 पे ही आएगा। यही तो कंसेप्ट है। देखिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों एक ही टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आएंगे, तो T2 पे नहीं आएगा, T1 पे ही आएगा। समझ पा रहे? T2 पे नहीं आएगा, T1 पे। ये कंसेप्ट होते हैं, ये आपको मार्केट में चवन्नी वाले नहीं बता पाएंगे। तो बात समझ रहे? T1 पे इक्विलिब्रियम आएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे? T2 किसी नाम तो नहीं भैया, T2 नहीं आएगा। करें T2 मैं हूं, मैं आऊं क्या? मुझे बुला रहे हो? आओ आगे सॉल्व करें जल्दी से। देखो K1 इसका इक्विलिब्रियम आगे लिखेंगे H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपॉन H है। इसका K2 लिखेंगे, देखो H पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव अपॉन HB। ठीक है, वैल्यू लगाओ, इसकी वैल्यू x प्लस वाई इक्विलिब्रियम पे, इसकी वैल्यू x डिवाइड बाय C1 माइनस एक्स।
इधर आ जाओ, इसकी वैल्यू x प्लस वाई, इसकी वैल्यू y, और नीचे आएगा c2 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। मेरे को पीएच चाहिए, पीएच मकसद मत भूलिए अपना, आपको पीएच चाहिए। पीएच चाहिए तो प्रोटॉन मिल जाए तो काम हो जाएगा, प्रोटॉन ढूंढना है आपको। अब प्रोटॉन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इसका x यहां नेगलेक्ट कर देंगे, इसका y यहां नेगलेक्ट कर देंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए K1 ये वीक एसिड है तो इसका K1 बहुत छोटा होगा, तो ये टूटा बहुत कम होगा, जितना था उसमें से कम ही टूटा होगा ना। और ये K2 है, ये भी वीक एसिड है तो उसका K2 भी बहुत कम होगा, तो ये भी बहुत कम टूटेगा। तो जैसे आप नेगलेक्ट करते थे अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा मानते हुए, वैसे नेगलेक्ट कर दो। तो बताओ K1 की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी फिर यहां से। अब अप्रॉक्स लगा दो भाई, एग्जैक्ट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही तो अप्रॉक्स लगा लो। तो क्या आएगा देखो, K1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन नीचे कितना बचेगा यहाँ C1, और K2 कितना आएगा बताओ। इसी तरीके से अप्रॉक्स लगा दें, यहां पे इसको नेगलेक्ट कर दे तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई अपॉन C2। फिर C1 और C2 को इधर भेज दो, C1 को इधर ले आओ, C2 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा C1 K1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। इसको इधर ले आओ तो C2 K2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ दो। देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई ये कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन x प्लस वाई आएगा, तो अंदर क्या आएगा, अंदर भी देखो x प्लस वाई आएगा, बाहर भी x प्लस वाई, अंदर भी x प्लस वाई। जोड़ के देखो 15 नंबर स्लाइड में। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पे फटाफट। C1 K1 अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो यहां से देखो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, अंदर भी देखो x प्लस वाई आ जाएगा, x यहां से y यहां से, और इधर कौन आएगा, इधर आएगा C1 K1 प्लस C2 K2, ये बन जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, और x प्लस वाई जो था वही प्रोटॉन है, देख लीजिए x प्लस वाई जो था वही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन रिजल्टेंट आ गया इक्विलिब्रियम पे इतना, और ये आगे तो पीएच निकाल लेंगे, पीएच रिजल्टेंट आएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यहां से जो वैल्यू है इसको पुट कर देना, इसको जैसे यहां पुट करोगे पीएच निकल आएगा। पीएच का आंसर कैसा आएगा, 7 से कम ही आएगा, क्योंकि एसिडिक आएगा, क्योंकि एसिड में एसिड मिलाया है। ये फॉर्मूला समझ में आया कहां से आया, ये देखिए एक तो तरीका है कि इसको लर्न बाय हार्ट, जैसे पीछे आपको बताया गया था, ये लो, और एक तरीका है ये पूरा समझना कि कैसे आया है ये। फिर तो बात समझ में आ गई, बात अगर समझ में आ गई तो तोड़ डालिए एकदम। थोड़ी फटाफट, कि तो एडिट नहीं है टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में यहां, सब लोग जुड़े हुए हो या कोई नहीं जुड़ा हुआ है, यहां पे लिंक शेयर कर दो जल्दी से टेलीग्राम का, कोई सब लोग इस ग्रुप पे जुड़ जाओ भी, कोई भी रहना नहीं चाहिए। देखो ये लिंक शेयर किया इसने, बाकी लोग चैट रोक दो, ये जो ग्रुप लिंक शेयर करना है इस पर फटाफट जुड़ जाओ सब लोग, ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए यहां से फॉर्मूला आ गया और ये सही है, तो ये वाला गलत क्यों समझ में आ गया। तो एक तरीका तो ये होता है साबित करने का कंसेप्चुअली कि ये वाला गलत क्यों था, ऊपर वाला हटा देते हैं ये, तो गलती समझ में आ गई, ये गलत था,
ये सही था। ये क्यों सही था ये पूरा समझा दिया मैंने आपको। तो एक तो ये तरीका हो गया, और एक होता है एमटीआर वाला कि भैया रट लो, खत्म। उससे जल्दी हो जाता है, उससे समय भी बचता और दिमाग भी। समय तो फिर भी आपके पास है। निकाल लेते नहीं होता लोग तो, खैर समय तो निकाल लोगे, दूसरा वाला कहां से लाओगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखिए, अब यहां पे कुछ लोग पैदल ही बैठे होंगे, कह रहे हैं कि भाई साहब इतना मैं वहां करूंगा तो फॉर्म आ जाएगा। मान लीजिए सवाल आया, अब इस सवाल को लगाने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि भैया इसको रट लो, इस फॉर्मूले को। अब रट के गए तो मान लीजिए भूल गए, भूलने का खतरा है। समझ लो तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। दोनों से मुक्ति चाहिए तो सुनिए जुगाड़। 16 नंबर पे जे क्या कहता है? जे कहता है कि रटने का भी नहीं, देखो रटना भी नहीं है कि सीधे फॉर्मूला रट के चले गए, पता लगा भूल गए, और पूरा भी नहीं लगाना क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और दूसरी चीज एक और लगती है जो टाइम से भी भारी है। तो वहां क्या करें सुनिए। देखिए, जब एक एसिड अकेला था तो फॉर्मूला बताना, एक एसिड अकेला था तो फॉर्मूला क्या था? रूट C1K1, ये सबको पता है। दूसरा एसिड कहीं और अगर पड़ा होता, कहीं और किसी कोने में, तो उसका आंसर क्या होता? C2K2। ठीक, अलग अलग होते तो ये आंसर होता ना। अब क्या दोनों एक साथ हैं? जब दो व्यक्ति एक साथ हैं तो आप क्या करिए भाई, दोनों लोग साथ में ना, अलग 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 होते तो ये आंसर होता, इनको जोड़ देते है ना। मतलब अलग अलग पढ़े तो दो आंसर अलग अलग दे देते। अब मान लीजिए दोनों साथ में, तो क्या करो, जब दो व्यक्ति साथ में तो इनके बीच की ये जो दीवार है गिरा दो। ठीक है, दीवार गिराने के बाद इनकी छतें मिला दो, दोनों साथ में। लो भाई, दीवार गिर गई, छत मिल गई, खत्म। ये आंसर हो गया। कोई दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, सवाल सॉल्व हो रहा है। अच्छा, कोई पूछे भाई साहब ये वाला गलत कैसे है, फिर ये कैसे समझाओगे किसी को? कोई पूछे कि ये वाला गलत कैसे है, तो मैंने कहा ना ये वाला गलत है। उसने पूछ लिया कि ये गलत कैसे, साबित करो। तो मैं कहूंगा भाई साहब दोनों साथ में, कह रहा हाँ। कह रहे फिर बीच में दीवार कैसी है? दीवार है तब भी साथ में, ऐसा साथ रहना क्या साथ रहना? तो मतलब ये साथ नहीं है, देखो बीच में दीवार लगी, इसका ना साथ नहीं है, गलत है। लो, पैदल तरीका, ये सही तरीका है। मौज आगे तो तोड़ डालिए। ठीक है, तो मेरे पास सब कुछ है, आप जो चाहते हैं। आप सो कॉल्ड समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो पीछे आइए। कितने हैं मैं देख लूंगा, कितने हैं मैं देख लूंगा। आप कहते हैं मैं पैदल हूं, मेरे को सवाल भी तेज लगाना है, याद भी कुछ नहीं होता है, इधर आइए। हर प्रकार का है, मतलब बात समझ में आ रही? मौज आई तो तोड़िए भैया फटाफट, चले आगे। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ ये पढ़ के चले जाते हैं, सिर्फ यही पढ़ के चले जाते हैं कि मतलब सीधे इस तरीके से मान लो दीवार दीवार छत मिला के चले आए, है ना, छत मिला दी, दीवार गिरा दी, चले आए भैया, ठीक है। उसने सवाल चेंज कर दिया। अब मानिए सिर्फ आप इतना पढ़ेंगे तो एक नुकसान है। एक नुकसान ये, उसने सवाल चेंज कर दिया, उसने सेकेंड पार्ट सवाल का बना दिया, उसी सवाल का सेकेंड पार्ट। मतलब किस सवाल का? ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट अब मैं आपको दे रहा हूं, देखना। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। और सवाल अब देख लो पीछे, ये सवाल C1 मोलर C2 मोलर K1 K2 मिक्स करने के बाद यहां पे इस कंटेनर के अंदर A नेगेटिव अपॉन B नेगेटिव का कंसंट्रेशन का रेशियो कितना होगा? अब आप भैया अगर मान लो दीवार गिरा चले गए, कह रहे मैं तो दीवार गिरा के आया था, छतें मिला के आया था, तो आपके सर से छत हट जाएगी। देखो यहां आपको भैया इस बार पूछा ही नहीं वो, फिर मास्टर साहब पूछा, इस बार पीएच नहीं पूछा, तुमने वही पढ़ाया था, ये क्यों नहीं पढ़ाया? कहीं ये तो हमें नहीं पता था।
हम तो बस इतना पढ़ के गए थे, और वो तो इतने पैदल होते हैं कि ये सीधे रटा देते हैं, कहते हैं स्टार बना लो बस। कभी याद नहीं हो रहा, एक और ले लो, अभी नहीं हुआ, एक और लो, 5 सितारा होटल चल रहा है, आओ पोल शुरू करते हैं भैया। इतने स्टार बनने के, जितना नहीं समझा उतने स्टार ले लो तुम, तो खत्म। बताइए, पोल शुरू। अभी लॉजिकल सवाल है, ये आपसे तभी लगेगा जब आपने समझा होगा ढंग से बात को। लोल, लोल, ओ माय गॉड, रॉफल, सो इंग्लिश, सीधे लिखा ना, मार डाला। लो, कोई ना, मोहित 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 नायक गुप्ता, क्या बात है, और समझे। फोर्सला ग्रुप ज्वाइन कर लेना आज फिर। अब देखना, ए नेगेटिव अपॉन बी नेगेटिव, ये निकालना था। अब देखिए, जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है वो क्या करता है, वो कहता है दिमाग में K1 और K2 ये सब उसने पढ़ रखा होगा, तो ज्यादा नहीं करेगा वो कुछ। वो कहेगा देखो K1 ये होता है और K2 ये होता है, इतना तो समझ में आएगा ना, ये देखो ये। फिर वो कहेगा भाई साहब अगर कंटेनर एक है तो जब डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो प्रोटॉन दोनों जगह सेम होगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर एक ही है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन कट जाएगा, तो ये तो गया। अच्छा, नीचे HB जो है उससे C2 बचता था क्योंकि Y नेग्लेक्ट हो जाता था, और नीचे HA था उससे C1 बचेगा क्योंकि Y X नेग्लेक्ट हो जाता था, और C1 C2 दोनों बराबर है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा सिर्फ कौन, A नेगेटिव अपॉन B नेगेटिव इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। कितनों का आंसर दिख गया? गाइस ऑब्जेक्टिव सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, एकदम शुद्ध। और यहां चेक हो जाएगा कि आप कहां से आए हैं, है ना, यहां तय हो जाएगा कहां से आए, कौन है आप। समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने? K1 और K2 को डिवाइड कर दो, यहीं पे देखो प्रोटॉन दोनों जगह सेम है तो कट जाएगा क्योंकि कंटेनर एक है। अच्छा, HA होता है C1 माइनस एक्स, HB होता है C2 माइनस वाई, और Y और X नेग्लेक्ट होगा तो यहां बचेगा C1, यहां बचेगा C2, और C1 C2 उसने सवाल में सेम दिया, देखो C1 C2 उसने सेम दिया हुआ है, तो C1 C2 भी कट जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा कौन फिर? यहां से बचा A नेगेटिव और यहां से बचा B नेगेटिव, खत्म हो गया सवाल। यहां से बचा A नेगेटिव और यहां से बचा B नेगेटिव, उसी का रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू A नेगेटिव अपॉन B नेगेटिव। कितनों को बात समझ में आ गई? जल्दी से तोड़ दो भाई बात अगर क्लियर है तो। ठीक है, अब सिमिलरली आप देखिए अगला काम आप खुद कर सकते हैं। अगर कल को आपसे मैं कहता हूं मिक्सिंग ऑफ, देखिए यही होता है में पढ़ने का फायदा। केस नंबर 2 आप खुद सोच सकते हैं। केस नंबर 2 अगर मैं आपको ना कराऊं, आपको खुद होना चाहिए। मिक्सिंग ऑफ, बताओ क्या? टू डिफरेंट, ठीक, टू डिफरेंट, और मैं सीधे लिख रहा हूं आंसर और लॉजिक के साथ लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए दो वीक बेस आपस में मिक्स कर दी जाए तो H प्लस की जगह कौन आ जाएगा बताओ बस। यहां H प्लस की जगह सिमिलरली कौन आ जाएगा? OH, और यहां K की जगह कौन आ जाएगा? KB, बस खत्म। सिमिलर सिमिलर। और किसी ने आपसे अंदर की कोई बात पूछ ली तो वो भी आपको आती है, तो बस बीच की दीवार हटा देना, छत मिला देना, C1 KB1 प्लस C2 KB2, खत्म। और लॉजिक किसी ने पूछ लिया तो आपको लॉजिक भी आता है। चले क्लियर? अब आपको काफी सारी बातें, देखिए पार्ट 2 के अंदर सब हो गया, काफी सारी बातें। दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो दोनों की मिक्सिंग, और एक केस आपको करा दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ। दो इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है भाई, गेन कम कर लो, क्या करें, लॉस कर लें फिर? सुनो, पॉइंट 18 नंबर हो गया 19 पर। अब उसके बाद देखिए पार्ट 2 समाप्ति की ओर है। बस पार्ट 2 में आपको दो चार बातें
एक दो बातें, दो चार भी नहीं, एक दो बातें और सुननी है और उसके बाद मामला ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जिससे फिर हम लोग पार्ट 3 की तरफ बढ़ने लायक हो जाए। अगले टर्म पे पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट 3 है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए कुछ बातें हैं जो इन दोनों को जोड़ती हैं, वो भी खत्म कर लेते हैं। एक टर्म आता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने आपको पहले बताया भी है और इसमें कुछ बातें ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which gives, yeah, which can produce ions in molten state or in the presence of solvent like water. ध्यान दीजिए, कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस है जो हमें आयंस देता है। ठीक है, कब कब देता है? एक तो मॉल्टन स्टेट में देता है और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर। दो तरीके से आपको आयन प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी। उस पर कुछ सवाल आते हैं, वो सुन लीजिए 20 नंबर पर। Arrhenius theory for an electrolyte। आर्हेनियस के कुछ विचार थे, वो उन्होंने व्यक्त किए हैं, तो उनको आपको सुनना इसलिए जरूरी क्योंकि उस पर डायरेक्ट सवाल ऐसे आ जाते हैं कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कौन सा सही है कौन सा गलत है। पॉइंट नंबर 1, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, अब जो मैं लिख रहा हूं या मैं जो बोल रहा हूं, शब्द मेरे बोल आर्हेनियस में है। According to Arrhenius theory, point number 1, electrolyte is a substance which gives ions, cation and anion in the presence of वाटर। देखिए आर्हेनियस की थ्योरी की पहली लिमिटेशन ये थी, वो आदमी हमेशा पानी पानी करता था। लास्ट में जब मैं एसिड बेस थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ an electrolyte is neutral because the positive charge produced by cations will be equal to the negative charge produced by anions। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पॉइंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं जरा क्या है थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसने बोला कि अगर इफ वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी थ्रू an electrolytic solution, then charges will move towards opposite poles। Next point, properties of an electrolytic solution will be, yes, governed by
governed by, controlled by या governed by its ions. आयंस में कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ब्लू कलर of copper sulfate solution is due to the presence of Cu plus 2 ion. ठीक है, आखिरी पॉइंट, there will be an equilibrium between ionized and unionized part of an electrolyte और यहां पे आप लिख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, सो दैट लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल. इतनी बातें बोली, इज अप्लाइड. अब ये सब बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए. इसमें से कोई बात आपसे पूछ रहे बता सकता है कि भाई कौन सा आरएनएस के लिए सही, कौन सा गलत है. अब सुनिए यहां से, देखिए आरएनएस की जो जनरल थ्योरी है ना, जनरल थ्योरी है वो ये कहती, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट की जो जनरल कंसेप्ट है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो हमें आयंस दे दे, कैसे भी दे दे, चाहे मोल्टन पिघला के दे दो और चाहे हमें पानी के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल के दे दो, है ना. अब उसके बाद देखिए आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस ने कहा कि भाई साहब पिघलाने वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया. उसने कहा पानी चाहिए, बस केवल पानी चाहिए. उसका पूरा कंसेप्ट पानी पे बेस्ड था. ठीक है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट वो ट्रीट करता था, मतलब सारे कंसेप्ट पानी की तरह लिमिटेड थे, पानी एज अ सॉल्वेंट है. तो उसने कहा इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें सिर्फ आयंस देता है, लेकिन कब, प्रेजेंस ऑफ पानी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेट सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रिकली. न्यूट्रल का मतलब कैसा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली. ठीक है, चार्ज वाइज, है ना, चार्ज वाइज. तो क्यों चार्ज वाइज न्यूट्रल होगा भाई, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा किससे, कैटायन से, उतना ही निगेटिव चार्ज मिलेगा किससे, एनायन से. तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा. घुटने में दर्द हो रहा है अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो चार्जेस होंगे वो मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ. यह पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में कंटेनर लिया जाता है, उसमें तो यहां पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं और यहां पे एक बैटरी लगा दी जाती है. तो जो बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो करती है, तो जो चार्ज एक सिरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयन चला जाएगा. NaCl इसके अंदर है, मान लो एक Na प्लस एक Cl नेगेटिव है, तो एक तरफ Cl नेगेटिव मूव कर जाएगा और एक तरफ Na प्लस. तो Na प्लस कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और Cl नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, अब बताइए अगला पॉइंट. अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज गवर्न बाय इट्स आयन. हिंदी में तो बता रहे पूरा, किसी भी कह रहा हिंदी वालों ख्याल रखो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके आयन से कंट्रोल होती है ना. फॉर एग्जाम्पल जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से होता है, Cu+2 आयन की वजह से. आखिरी बात कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा किसके अंदर, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का सवाल आएगा. ये आप पढ़ ही चुके हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है, तभी तो आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर करके फिर आप KI निकालते हैं. ठीक है, तो बताइए, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जब एसिटिक एसिड आता है तो एक इक्विलिब्रियम होता है. किसके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड पार्ट के बीच में. तो जब आप C में से C अल्फा जाएगा तो ये C अल्फा बनेगा और ये C अल्फा बनेगा. तो ये कौन सा पार्ट हुआ, आयनाइज्ड, ये कौन सा है, अनआयनाइज्ड. ठीक है, कहां लगे हो तुम लोग भाई साहब, यहां क्या चल रहा है और तुम लोग लगे पड़े हो अलग. यहां आदमी मतलब हड्डियां निकाल पड़ा, तुम लोग अलग ही पिले पड़े. अब देखो, तो ये सब बातें समझ में आ गई, आरएनएस समाप्त हो गया. आरएनएस की थ्योरी थी. अगले टर्न पर इसके आगे कुछ एक दो बातें बची वो निपटा करके फिर हम लोग पार्ट 3 की तरफ बढ़ जाएंगे. काफी कुछ आपको मैंने आज बता दिया, नोट्स बहुत कायदे से बना लीजिएगा. क्वेश्चन का मॉड्यूल, क्वेश्चन के मॉड्यूल में आपको कहां तक सवाल लगाने हैं, टिक करो.
पहले तो आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है। फिर आपको लगाना है 12 से लेकर के 1 से 42 ही लगा लो पूरा, 1 से 42, ठीक है। 1 से 42 के बाद मॉड्यूल सबको मिल ही गया। तुम लोग यार कैसे कैसे डिमांड करते हो ना। अच्छा, बीच में कुछ और सवाल आप लगा सकते हैं, जैसे आपके पास मॉड्यूल अगर हो तो पीएच हेडिंग पड़ी हुई है 99 क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ है, वहां से टिक कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं जो लगाइएगा जरूर। चलो मैं टिक कर रहा हूं, जरा कुछ क्वेश्चन देख लो जो लगाने हैं आपको। पहले 1 से 42 लगाना है, ठीक है। 1 से 42 के अलावा 1 से 42 लगाना है, उसके अलावा मैं लिखता जा रहा हूं यहां पे क्वेश्चन साइड में, लिखते जाओ फटाफट। 99 से लेकर के 99 से लेकर के 114, 99 से 114 ये लगा लेना। फिर लगा लेना 116, 116, 117 और फिर 118 से लेकर के, ये ऐसे बता देता हूं कौन कौन से छोड़ने हैं, चलो वो ज्यादा आसान होगा बताना। तो मैं काम करना 99 से लेकर के 99 से लेकर के करीब करीब 141 तक लगा लेना, ये लगा लेना और ये लगा लेना। अब इसमें छोड़ने कौन कौन से वो मैं टिक कर देता हूं। छोड़ने वाले सवाल है, 141 नहीं लगाना, ये नहीं लगाने वाले बता रहा हूं, ठीक है। और बस एक दो और नहीं लगाना, बाकी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लगा लो, बाकी निपटा लो। तो गृह कार्य हो गया भैया आपका तैयार। जूनियर जे स्टार भैया कुछ कर रहा होगा अभी, काम में पता क्या कर रहा है। जूनियर जे स्टार का 99 से लेकर के 141 तक, ठीक है, ये लगा लेना, ठीक। चलिए नमस्कार, मिलते हैं, दिखा देंगे भैया किसी और दिन दिखा देंगे, अभी क्यों भावुक हो रहा। आखिरी क्लास थोड़ी आज कोई, ठीक है। नमस्कार, जय भारत। रेस्ट कर रहा है वो, तुम लोग परेशान करो उसको। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत। सेशन के पूरे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, नमस्कार, जय भारत। और ये रेफरल कोड अपने मित्रों को बता दी, जो भी अल्फा अचीवर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको करवा दीजिए, मिलवा देंगे भैया, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। नमस्कार, जय भारत, टाटा। सो जाओ गुलाबी चद्दर ओढ़ के। क्वेश्चन टैब में क्या लिख दिया तुमने ऐसा भैया, अरे क्वेश्चन टैब देखो तुमने क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दिए। चूरन ये कौन है भैया, क्या क्या लिखते, चूरन ले। क्या क्या भेजते हो तुम लोग यार, एक कोई सवाल ही पूछे डाल रहे इसी में। कहां कहां से लाते हो सब तुम लोग। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत।